क्लास 5 विषय संस्कृत पाठ 1 वर्णमाला ज्ञानम। इस पाठ में आप लोगों को वर्णमाला के ज्ञान करने के लिए इसमें दिया गया है कि संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। संस्कृत में कुल 46 वर्ण हैं। वर्ण को 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण से किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये वर्ण संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। और व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्ण 33 प्रकार के हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजन वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर अ, आ, ई, उ, री, ऋ, ई, ऐ, ओ, औ इतने हैं। लेकिन आजकल ऋ का प्रयोग लोग बहुत कम करते हैं। और व्यंजन वर्ण कवर्ग से पवर्ग तक, यानी कवर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, चवर्ग का अर्थ होता है च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग का अर्थ होता है ट, ठ, ड़, ण। इस तरह से पवर्ग तक, प, भ, ह, म तक ये व्यंजन वर्ण है। इसको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व होता है। इसको हम कहते हैं य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण। और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इस 4 वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हो गया, अंतस्थ वर्ण हो गया और ऊष्म वर्ण हो गया। अब आइए अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, इसको कहते हैं अयोगवाह। जैसे अंग, कंग, चम इत्यादि जितने शब्द हैं, अंग, अह इत्यादि, ये सब अयोगवाह हैं। और संयुक्त व्यंजन अक्षर 5 हैं। जैसे छत्री वाला छ लिखते हैं तो छ कैसे हुआ? तो क और मूर्धन्य स मिल करके छ बना है। त और र मिल करके त्र बना है। ज और य बन करके ज्ञ बना है। स्र तालव्य स और र मिल करके स्र बना है। और द और य मिलकर द्य बना है। इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इन जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये हैं 5 अ, ई, उ, री और ऋ। और दीर्घ स्वर हैं, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये 8 प्रकार के हैं। आ, ई, उ, री, ई, ऐ, ओ और औ। इस तरह से ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ कर की परिभाषा है और उसका उदाहरण है। और मात्रा में आइए कि किसका कैसे मात्रा हम लिखते हैं, जो आपके किताब में पेज नंबर 4 में और 5 में देख सकते हैं। स्वर जब व्यंजन वर्णों से मिलते हैं तो चिन्हों के रूप में लिखे जाते हैं। यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की एक अलग अलग मात्रा होती है जो आप लोगों को पेज नंबर 5 में दिया गया है। हलंत किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण के मूल रूप में हल चिन्ह लगा होता है, परंतु स्वर के साथ जुड़ने पर यह चिन्ह व्यंजन वर्ण के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे नीचे दिया गया है पेज नंबर 4 में क जोड़ अ, तो क में नीचे हलंत दिया गया है। वह दर्शाता है कि इसमें स्वर वर्ण नहीं है। और पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन की उच्चारण नहीं होती है। तो हल आपको प्रदर्शित कर रहा है हलंत कि इसमें स्वर नहीं है, इसलिए क में नीचे हलंत दे करके आगे अ दिया गया है, तब बराबर दे करके क बना है। इसलिए किसी भी व्यंजन वर्ण जो है कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, उसमें स्वर वर्ण युक्त व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम लोग करते हैं। ख में भी देखिए, ख में हलंत है प्लस अ है बराबर ख है, यानी ख में हलंत का मतलब हुआ कि उसको स्वर वर्ण नहीं है। आगे प्लस के बाद अ स्वर वर्ण है और वह जब मिल जाएगा तो पूरा ख हम लोग उच्चारित करते हैं। इसका उदाहरण आप लोगों को पेज नंबर 5 में स्वर, मात्रा और स्वर युक्त व्यंजन दिया गया है।
तो विशेष करके इसमें देखना है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसके योग से केवल व्यंजन से हल चिन्ह हट जाता है तो वह स्वर अ में जाकर के मिल जाता है। लृ के अत्यंत सीमित प्रयोग के कारण इस उपयुक्त मात्राओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। और मात्रा बोध में आप लोग देख लीजिए, मात्रा सदा शुरू की ही होती है और व्यंजन वर्णों के साथ जोड़कर उन्हें पूर्ण अक्षर बनाती है। जैसे द जोड़ ए बराबर दे, तो द मिल जाएगा ए से तो दे बन जाएगा। व जोड़ अह बराबर वह। इस तरह से इसमें जो उदाहरण दिया गया इससे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हमने आप लोगों को उदाहरण सहित बता दिया। अब पेज नंबर 6 में इन समस्त मात्रा युक्त व्यंजनों को मिलाकर वाक्य की रचना हम लोग करते हैं। जैसे देवः विद्यालयम गच्छति, तो देवः विद्यालयम गच्छति, इसमें मात्रा है देवः विद्यालयम गच्छति। गच्छति में गम धातु मूल शब्द है, तिप प्रत्यय है इत्यादि। ये तो बाहरी हम बात है, लेकिन इतना ही समझिए कि समस्त मात्रा युक्त व्यंजनों को मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देवः विद्यालयम गच्छति, इसको अगर हम ढंग से नहीं लिखेंगे, पहले लिख दें विद्यालयम गच्छति देवः, अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका सुटेबल जो सेंटेंस बैठा करके लिखना चाहिए वह गलत हो जाएगा। इस तरह से कर्ता क्रिया कर्म को ज्ञान में रखते हुए तब बनाना चाहिए। इसके आधार पर आप लोग इसको उदाहरण को देख लीजिए और एक्सरसाइज अभ्यास मौखिक कार्यक्रम आप लोग ढंग से उच्चारण करके समझेंगे तथा हम लिखित कार्य आप लोगों को लिख करके व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।